एवरीवन, वेलकम टू व्यास आईएएस। सो आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपका रहेगा बॉन्ड यील्ड एंड इंटरेस्ट रेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जिनको आज भी इसमें कन्फ्यूजन होगी कि बॉन्ड क्या होता है, यील्ड क्या होता है एंड इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इन तीनों का क्या रिलेशन है आपस में, बहुत कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो यही कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये लेक्चर लेके आई हूँ, जिसमें हम ये समझेंगे कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, कैसे उससे बॉन्ड प्राइसेस में इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, बॉन्ड प्राइसेस कैसे उसके हिसाब से चेंज होती है, हाउ, एंड उससे बॉन्ड यील्ड में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइसेस का क्या रिलेशन है, बॉन्ड प्राइसेस के होने से बॉन्ड यील्ड में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वी विल सी हाउ इंटरेस्ट चेंज इन द इंटरेस्ट रेट विल इफेक्ट चेंज इन बॉन्ड यील्ड। तो इस तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे कि यार इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से प्राइसेस में क्या चेंज होता है बॉन्ड के, और यील्ड में क्या चेंज होता है। सो वी विल सी हाउ करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि अभी जो करंट में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है द प्राइसेस ऑफ द बॉन्ड विच इज़ बीइंग ट्रेडेड इन दी मार्केट। ठीक है, ये हमारा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो आपकी कन्फ्यूजन को यहाँ पे दूर भी कर देगा। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले आप में से कई लोग होंगे जिनको यील्ड का मतलब नहीं पता कि यील्ड क्या होता है। ठीक है, कोई हैरानी की बात नहीं है, आप में से काफ़ी लोग हैं जिनको स्टार्टिंग में नहीं पता होता, बट इस लेक्चर के बाद आप फॉर श्योर ये कह सकते हैं कि यार मुझे पता है कि यील्ड क्या होता है। देखिए, लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, मान लेते हैं दो लोग हैं, एक ए है, ठीक है, एक बी है। ए और बी है। अब ए का सिनेरियो इस तरीके से लेते हैं कि ए ने एक इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, मान लो किसी भी चीज़ में किया, XYZ कुछ भी चीज़ प्रॉपर्टी में किया है, कोई भी मान लो, इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्ट किया हमने कहा 10 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए। ठीक है, हमने कहा बी ने भी इन्वेस्ट करे हैं, बी ने 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, दोनों का इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, किसी ने 10 करोड़ किए तो किसी ने 20 करोड़ किए। ठीक है, अब जिसने 10 करोड़ किए हैं उस पर मान लेते हैं कि उसको जो रिटर्न मिल रहा है, इस पर रिटर्न मिल रहा है, उसको 1 करोड़ रुपए का रिटर्न मिल रहा है हर साल। ठीक है, 10 करोड़ पे उसको रिटर्न मिल रहा है 1 करोड़ का। ठीक है, हो सकता है उसने कोई प्रॉपर्टी में लगाया हो, कुछ म्यूचुअल फंड्स में लगाया हो, कहीं भी लगाया हो, अलग तरीके से जो भी है, बस हम बात ये करें कि 10 करोड़ रुपए का लगा के उसको बदले में जो रिटर्न मिल रहा है 1 करोड़ का मिल रहा है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जिसने 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं उसको क्या मिल रहे हैं, उसको भी मान लेते कि उसने कुछ रेंट वेंट दे दिया, कुछ भी कर दिया उस इन्वेस्टमेंट को, और उसको उसके बदले में मिल रहे हैं, गिविंग हिम अगेन 1 करोड़ रुपीज़ एज अ रिटर्न। हमने बोला कि ये भी इसको 1 करोड़ रुपए का रिटर्न दे रहा है। अब अगर हम सिर्फ ये वाली चीज़ देखें, कि अगर हम सिर्फ ये देखें कि दोनों को 1 करोड़ रुपए का रिटर्न मिल रहा है, सिर्फ ये और ये देखें, तो हो सकता है आप भी मेरी तरह सोचें कि ठीक है, दोनों को 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, बढ़िया है यार, रिटर्न मिल रहा है। यही सोचेंगे हम दोनों, आप और मैं यही तो सोचेंगे कि 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, चल। बट वहीं मैं बोलूँगी यार 1 करोड़ मिल रहा है, पर इसने 10 करोड़ लगा के 1 करोड़ ले रहा है और ये 20 करोड़ लगा के 1 करोड़ ले रहा है। तो मैं आपसे बोलूँ, अब बता कि कौन बढ़िया है, किसने बढ़िया इन्वेस्टमेंट की। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि इन्वेस्टमेंट का इतना रहा पर दोनों का, और दोनों को रिटर्न अभी भी सेम मिल रहा है, तो अब मुझे बता कि तुझे कौन सा बेस्ट लग रहा है, हु इज़ बेटर, किसने बेटर इन्वेस्टमेंट की है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ हम देख सकते हैं कि ए इस केस में बेटर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ए ने बेटर इन्वेस्टमेंट करी है। कैसे कहा आपने ए ने बेटर इन्वेस्टमेंट करी है? क्योंकि उसने कम पैसे लगा के भी ज़्यादा रिटर्न ज़्यादा उठा लिया एज़ कम्पेयर टू इसने ज़्यादा पैसा लगाया और रिटर्न उतना ही मिल रहा है जितना ए उठा रहा है। राइट, समझ आ रही है बात? तो ए आपने कहा बेटर इन्वेस्टमेंट है।
कितना रिटर्न मिल रहा है, अगर हम अराउंड परसेंटेज में देखें, परसेंटेज में देख लेते हैं, थोड़ा बेटर समझ आता है कि इसने 1 करोड़ लगाए हैं, ए ने कितने लगाए हैं, 1 करोड़ लगाए हैं, और इसको इन्वेस्ट कितने किए इसने, 10 करोड़ इंटू 100 करेंगे तो यानी कि 10% का रिटर्न ए को मिल रहा है एवरी ईयर, ठीक है। वहीं अगर मैं बी की बात करूँ, बी ने लगाए हैं, बी को रिटर्न मिल रहा है 1 करोड़ का, पैसा इन्वेस्ट किया है 20 करोड़ इंटू 100 यानी कि 5% हो रहा है, ठीक है। तभी तो हमने कहा कि ए इज़ बेटर ऑफ, ए की इन्वेस्टमेंट बेटर है क्योंकि उसका रिटर्न ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी। यानी कि हमने किस पर्सपेक्टिव से इसको ये बोला कि ये मैटर नहीं करता कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है मार्केट से, सो व्हाट मैटर्स इज़ कि आपने कितना पैसा लगाया और उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। यानी कि व्हाट मैटर्स इज़ how much you invested to make that money. ये मैटर नहीं करता how much you are getting in the form of return, but what matters is how much you invested to make that money, how much you invested to get that return, ठीक है। यहाँ पे ये मैटर करता है। तो आपने ये देख के ये बोला यार ऑब्वियस सी बात है यार, ए ही बेटर इन्वेस्टमेंट किया, ए इज़ बेटर ऑफ, ठीक है। तो ये जो इनको रिटर्न मिल रहा है, जिस परसेंटेज में ये जो रिटर्न मिल रहा है ना, इसको ही हम यील्ड बोलते हैं, ठीक है। इसी को ही यील्ड बोलते हैं और कुछ नहीं है यील्ड। यानी कि यील्ड हमें क्या बता रहा है कि हमारा इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न हमको मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी हमने पैसा लगाया उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, इसको बोला जाता है यील्ड, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला आप खुद समझ गए, 1 करोड़ डिवाइड बाय 10 करोड़ है। यानी कि 1 करोड़ क्या था जो रिटर्न मिल रहा है, 10 करोड़ क्या है जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। समझ आ गई बात। तो ये हमारा होता है यील्ड, क्लियर, समझ आ गई बात। तो इसको कहते हैं यील्ड। अब बॉन्ड यील्ड एंड इंटरेस्ट रेट में से हमें यील्ड तो समझ आ गया। अब बात करते हैं, क्योंकि कई लोग हैं आप में से जिनको नहीं पता यार बॉन्ड क्या होता है, आज भी कई बच्चे हैं जिनको नहीं समझ आ रहा बॉन्ड होता क्या है। तो लेट्स से अगर हम बॉन्ड को देखें कि बॉन्ड क्या है, सो देखिए बॉन्ड एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट, सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो बॉन्ड को आप ऐसे बोल सकते हो, इट्स अ बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट। बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, क्या होता है यार, ये क्या बता दिया। देखो बॉन्ड एक बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि हम ऐसा समझते हैं कि 2 लोग हैं, ठीक है। अगेन हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग जॉनी, ठीक है। दूसरी तरफ हम ले लेते हैं ट्विंकल, ठीक है। 2 लोग लेते हैं जॉनी एंड ट्विंकल। अब ट्विंकल को पैसों की नीड है, शी नीड्स मनी, उसको थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। एंड जॉनी हैव मनी, जॉनी के पास पैसा है। ट्विंकल गई जॉनी के पास कि यार, दोनों फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कि मेरे को जॉनी पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दे। जॉनी ने कहा ठीक है चल तू मेरी दोस्त है, मैं तेरे को दे देता हूँ पैसे, बता कितने पैसे चाहिए। ट्विंकल ने कहा मुझे चाहिए 10,000 रुपये, ठीक है। ट्विंकल ने कहा मुझे चाहिए 10,000 रुपये। मान लेते हैं कि जॉनी अग्री हो गया, ठीक है यार ले ले, क्या बात है, तू दोस्ती तो है। अब ट्विंकल ने उसे बोला कि ठीक है मैं पैसे तू मेरे को देने को तैयार है, तो मैं तेरे को एक पेपर दे देती हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट दे देती हूँ जिसमें ये लिखा होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट दे देती हूँ, ठीक है, कागज़ पे लिखा होगा कि आई ओ यू 10,000 रुपीज़, जो मैं तुझे इस टाइम पे इतने इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर दूँगी। तो इसे बोल दिया जाता है एक बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें ट्विंकल ने लिख दिया कि आई एम बोरोइंग मनी, आई ओ यू ₹10,000, ठीक है, आई ओ यू ₹10,000 और मैं रिटर्न कर दूँगी तुझे, लेट्स से 10 ईयर्स बाद रिटर्न कर दूँगी विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ, कि हर महीने मैं हर साल तेरे को रिटर्न दूँगी, लेट्स से 10% पे रिटर्न इंटरेस्ट दूँगी, ये एनुअल बेसिस पे रहेगा। तो जॉनी ने कहा ठीक है, ये बॉन्ड है, इसको ही बॉन्ड के नाम से हम जानते हैं, ये जो रिटर्न पेपर है, एक पीस ऑफ पेपर है। जॉनी ने कहा ठीक है मैं ये बॉन्ड रख लेता हूँ, जब तू मुझे 10 साल बाद पैसे देने आएगी ये बॉन्ड मैं तुझे रिटर्न कर दूँगा और मैं अपने पैसे ले लूँगा।
ठीक है, ये कहानी समझ आई। अब देखो, कोई भी इंसान when somebody is borrowing money and getting a return contract, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है कि भाई इतना बोरो कर दिया और इसको दे दिया, ये हो गया हमारा बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड। ठीक है, एक मैच्योरिटी पीरियड के साथ होता है, एक इसकी फेस वैल्यू होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये 3 चीज़ होती है। बॉन्ड पूरा कैसे होता है, 3 चीज़ होती है जो हम कहेंगे। 3 चीज़ होने का मतलब ये होता है, 3 पैरामीटर्स या 3 चीज़ जो एक बॉन्ड में होती है, उसकी फेस वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, एंड दूसरी चीज़ मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है, ये 3 चीज़ होती है। लेट्स से अपन एक केस ले लेते हैं कि एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 10,000, मतलब मैं हूँ ट्विंकल को जॉनी से चाहिए कितना पैसा, 10,000, तो उसने 10,000 का बॉन्ड दे दिया जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10,000। ठीक है, ट्विंकल और जॉनी के एग्जांपल से, ट्विंकल ने कहा कि मैं हर साल तुझे 10% एनुअल रिटर्न दूंगी। ठीक है, तो ये 10% हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया। ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड मान लेते हैं 10 साल बाद उसने कहा मैं देखो पैसे तेरे चुका दूंगी। ठीक है, तो ये हो गई फेस वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी पीरियड। अब देखो, 2 तरीके के लोग मैंने आपको बताए। एक मैंने आपको बताया कौन है, जॉनी, ठीक है, एक मैंने बताई ट्विंकल। अब ट्विंकल क्योंकि बॉन्ड बना रही है, ट्विंकल बॉन्ड इशू कर रही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि शी इज़ अ बॉन्ड इशूअर। और ये बॉन्ड किसके लिए इशू कर रही है, कौन किसके लिए इशू कर रही है, जॉनी के लिए। तो जॉनी के पास बॉन्ड आएगा, यानी कि जॉनी बॉन्ड होल्डर कहलाएगा। ठीक है, हमारे केस में, इस केस में ये हो रहा है ना कि जॉनी के पास बॉन्ड आ रहा है, तो जॉनी इज़ अ बॉन्ड होल्डर। ये लेंडर है एक तरीके से, जो पैसा दे रहा है उधार। ठीक है, और ये कौन है, बोरोअर है। इसमें बॉन्ड जो मिल रहा है उसकी फेस वैल्यू 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और टाइम क्या है, 10 साल का है। ठीक है, तो यानी कि ट्विंकल जॉनी को हर साल कितना रुपया दे रही है, 10% पे, 10,000 पे 10% दे रही है। देखिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, जो आप कह दीजिए इंटरेस्ट रेट निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा, मतलब वो कैसे निकलता है, हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट निकलेगा ऑन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है, 10,000 है। 10,000 रुपये पे 10% का इंटरेस्ट कितना बनता है, 1,000 रुपये। यानी कि ट्विंकल गिव्स जॉनी ₹1,000 एवरी ईयर। ठीक है, एंड आफ्टर 10 years शी विल रीपे वॉट, ₹10,000। ठीक है, समझ आई बात। अब ये सब तो ठीक है, अब ये तो चलो दोस्त का मामला है कि भाई दोस्त ने कहा ठीक है दे देंगे, बट अगर हम रैशनली वाइजली सोचें कि जॉनी, अगर दोस्त ना हो, मान लो कोई अनजान भी आके मांग रहा है, तो जॉनी ऐसा एकदम से पैसे दे देगा किसी को भी? वो क्या डिसाइड, ऐसा क्यों करेगा वो? मतलब उसके लिए एक पेपर का, जो कि बॉन्ड हम कहें या पेपर बोल दो उसको, एक तरीके से वो पेपर है। क्या उसके लिए वो पेपर की वैल्यू 10,000 है? मान लो बंदे ने नहीं दिए पैसे, कुछ हो जाए, तो उसने ऐसा क्या सोचा कि बॉन्ड की उसके लिए क्या वैल्यू है? ठीक है, उसके लिए क्या वैल्यू होल्ड करता है, ऐसा क्या है कि भाई उसने दे दिया, तो वो मतलब क्या है ऐसा कि उसने वो पैसा देने को तैयार हो गया? उसने मतलब जॉनी ने कैसे फिगर किया कि हाँ मुझे दे देना चाहिए? हो सकता है उसको अट्रैक्टिव लगा, पर हम कैसे बोलते कि यार अट्रैक्टिव लगा है? अट्रैक्टिव तो हम तब बताएंगे ना जब हमारे पास अदर ऑप्शंस हम देखेंगे। मान लेते हैं कि जॉनी को अट्रैक्टिव 2 केस में लगा होगा। कैसे कि भाई या तो ये 10,000 जो उसको 1,000 रुपये महीने के मिल रहे हैं उसको ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे, हो सकता है मार्केट में कहीं और पैसा अगर वो लगा रहा था तो उसको 1,000 नहीं मिल रहे, हो सकता है उसको काफ़ी कम पैसा ही मिल रहा हो, लेस देन 10K, तभी उसको अट्रैक्टिव लग रहा हो। यही तो पॉसिबिलिटी है। अगर मुझे कोई कह रहा है मैं महीने के तेरे को 200 रुपये दूंगा, और मुझे अगर मैं वही चीज़ किसी और को दे रही थी तो मुझे 100 रुपये मिल रहे थे, तो तभी तो मैं उस 200 रुपये के लिए हाँ करूँगी जब मुझे लगेगा कि हाँ यार मुझे ये ज़्यादा मिल रहा है, मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है। तो यही है, इसी वजह से बॉन्ड उसने ले लिया। ठीक है,
हम ऐसा लेके भी चल लेते हैं पॉसिबिलिटी कि 2 ही तरीके के ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है जॉनी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए। ओनली 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर हुम, फॉर जॉनी। जॉनी के लिए 2 ही तरीके हैं इन्वेस्ट करने के। एक तो ये हो गया कि ट्विंकल का बॉन्ड खरीद ले, वन इज़ बाइंग ट्विंकल्स बॉन्ड, ठीक है, कि भाई ट्विंकल का बॉन्ड खरीद लेगा और हर महीने और हर साल 10% का रिटर्न उठा लेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम मान लेते हैं कि उनके पास है कि पैसा डिपॉजिट कर ले बैंक में, लेट्स से SBI में, कि पैसे डिपॉजिट कर लो SBI में। अब ट्विंकल ने तो प्रॉमिस किया कि हर साल 10% का रिटर्न देगी। मान लेते हैं कि SBI ने प्रॉमिस किया कि हर साल आपको जो इंटरेस्ट हम देंगे वो 5% देंगे, यानी कि कितना प्रॉमिस कर रहे हैं, वो प्रॉमिस कर रहे हैं ₹500 एनुअली प्रॉमिस कर रहे हैं, वियर एज ट्विंकल ने प्रॉमिस किया था ₹1000 एनुअली। तो यार कॉमन सेंस ही बात है कि वो ट्विंकल को ही देगा ना पैसे, ट्विंकल को ही पैसे देगा, क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे यहाँ मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम यील्ड देखें तो 1000 रुपये है ना उसको मिल रहा है रिटर्न, बदले में 10,000 रुपये उसके जा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि उसका रिटर्न कितना बन रहा है, 10% यहाँ पे यील्ड बन रही है। वेयर ऐसे अगर मैं यहाँ बात करूँ 500 रुपये मिल रहे हैं 10,000 रुपये पे, ठीक है, इंटू 100, तो यहाँ पे उसको 5% का यील्ड मिल रहा है। तो ऑफकोर्स ही बात है उसके लिए अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या है कि ट्विंकल के बॉन्ड खरीद लें, ठीक है। समझ आ गई बात? अब ये सब चीज़ें तो आपको समझ आ गई कि 2 ही ऑल्टरनेटिव थे उसके पास, या तो ट्विंकल के बॉन्ड खरीद या फिर बैंक में डिपॉजिट कर, पर बैंक वाले इतने अच्छे रिटर्न नहीं दे रहे, इसलिए उसने ट्विंकल का बॉन्ड खरीद लिया और ट्विंकल को बोल दिया ठीक है तू मेरे से पैसे ले ले और तू मुझे 10 साल बाद दे दियो, बदले में मुझे हर साल 10,000 रुपये का रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। समझ आई बात? अब ट्विंकल ट्विंकल और जॉनी जॉनी तो हमें खेलना नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा तो होगा नहीं। हम ऐसा मान लेते हैं कि रियल में 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट है, हालांकि 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होते हैं, हम कहीं ना कहीं पैसा लगा सकते हैं स्टॉक्स वगैरह में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, बहुत सारे की तरीके की चीज़ें होती है। बट हम फिर भी मान के चल रहे हैं समझने के लिए कंसेप्ट को कि 2 तरीके के ऑप्शन है। एक है गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसको हम ट्विंकल्स बॉन्ड कह रहे थे, अभी हम कह रहे हैं उसको गवर्नमेंट बॉन्ड, जनरलाइज कर रहे हैं ना चीज़ों को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमने कहा जैसे डिपॉजिट करना मनी वगैरह, दूसरा ऑप्शन हम उसको कह देंगे मार्केट, कि मार्केट से रिटर्न जो आ रहा है, मार्केट से रिटर्न जो आ रहा है, ठीक है, मार्केट। अब इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड और मार्केट का सेम केस मान लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट बॉन्ड से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, वहीं मार्केट हमको दे रही है 5%। अब होगा क्या अल्टीमेटली मार्केट में, समझ गए? लूट मचेगी। कहाँ लूट मच रही है? गवर्नमेंट बॉन्ड के लिए लेके लूट मचेगी ना यार। हर कोई ये कहेगा यार 10% का रिटर्न मिल रहा है, भाई यही पैसा लगाना है, मार्केट में तो लगाना ही नहीं है। एवरीवन हियर विल प्रेफर टू बाय गवर्नमेंट बॉन्ड, ओके, एज कंपेयर टू द मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से, ठीक है। दैट मीन्स एवरीवन इन द मार्केट कम्स हियर। हर कोई इस पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर, फॉर द सेम पीस ऑफ पेपर डिमांड करेंगे यार गवर्नमेंट का बॉन्ड, गवर्नमेंट का बॉन्ड, गवर्नमेंट का बॉन्ड। मतलब फॉर द सेम पीस ऑफ पेपर डिमांड फॉर द बॉन्ड इंक्रीजेस। क्या हो रहा है? डिमांड फॉर दी बॉन्ड्स इंक्रीजेस, क्योंकि हर कोई ये सोचेगा ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है यार वहीं ले लेते हैं। डिमांड फॉर द बॉन्ड्स इंक्रीजेज एज इट्स एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ, डिमांड सप्लाई आपने पढ़ा है, डिमांड का रिलेशन पढ़ा है सब प्राइस के साथ। किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, कीपिंग सप्लाई सेम, क्या होगा? ऑब्वियसली बात है यार, प्राइस बढ़ जाएगी ना, महंगी हो जाएगी वो चीज़, महंगी हो जाएगी। तो यानी कि प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स इंक्रीजेस, बॉन्ड्स महंगे होने शुरू हो गए। अब एक बात समझ ये आई इससे कि जब बॉन्ड्स की प्राइस बढ़नी शुरू हो गई, बॉन्ड्स की वैल्यू कितनी थी, बॉन्ड्स की फेस वैल्यू हमने कितनी देखी थी? 10,000 की देखी थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है? क्योंकि प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएगी बॉन्ड्स की, क्योंकि हर कोई बोल रहा है मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा, यार इतनी सप्लाई नहीं है, इतने तो बॉन्ड्स ही नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि बॉन्ड की प्राइस बढ़ गई, यानी कि मान लेते हैं लेट से एक हाइपोथेटिकल फिगर ले लेते हैं कि 15,000 हो गई। मतलब एक बंदा हमको ऐसे मिला जिसने कहा कि यार हटो, सब हटो, ऑक्शन वॉक्शन सब हो गई,
मैं हूँ हाईएस्ट बिडर जो कह रहा हूँ 15,000 रुपये देने को तैयार हूँ इस बॉन्ड के लिए, ठीक है। इसने बोला कि ये हाईएस्ट बिडर आ गया कि मैं ही दूंगा, क्योंकि हर कोई ये कहेगा मैं ज़्यादा दूंगा, खरीदूंगा मैं ही, है ना, डिमांड बढ़ जाएगी। लेट्स से एक हाइपोथेटिकल फिगर है कि 15,000 पे आके ये डिसाइड हो गया कि बॉन्ड बिक गया, या जो भी एक हाइपोथेटिकल फिगर है, मान लेते हैं कि 15,000 रुपये का बॉन्ड की न्यू वैल्यू हो गई, जो कि हम कहेंगे मार्केट वैल्यू। सो न्यू मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज़ 15,000 और लेट्स से मान लेते हैं ये किसने ख़रीद लिया, लेट्स से अपन मान लेते हैं ये ख़रीद लिया हम्टी ने, ठीक है, समझ आ गया। तो अब अल्टीमेटली मार्केट में हुआ ये कि बॉन्ड की फेस वैल्यू तो थी 10,000 ही, बट मार्केट प्राइस जो थी उसकी वो 15,000 हो गई और बॉन्ड्स की प्राइजेस बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है, समझ आ गई बात। तो जब भी ऐसा केस होता है जिसमें बॉन्ड को ट्रेड किया जा रहा है एट अ प्राइस विच इज़ हायर देन फेस वैल्यू, जब भी बॉन्ड ट्रेड हो रहा है फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे, तो इसको बोला जाता है दैट बॉन्ड इज़ बीइंग ट्रेडेड एट प्रीमियम टू फेस वैल्यू, यानी कि बॉन्ड ट्रेड हुआ है प्रीमियम टू फेस वैल्यू पर, प्रीमियम पे उठा है, 10,000 की जगह 15,000 में मार्केट में बिक गया, ठीक है, समझ आ रही है बात। ऑपोजिट भी हो सकता है कि जो आपने ये 10% लिया, मान लेते हैं, हो सकता है भाई मार्केट 5% ही बॉन्ड 5% दे रहा है और लेट्स से मार्केट से 10% आ रहा है, ऑब्वियसली बात है हर कोई सोचेगा मार्केट में लगाएंगे तो डिमांड फॉर दी बॉन्ड्स फॉल होनी शुरू हो जाएगी, डिमांड ही कम होगी तो प्राइस भी अल्टीमेटली फॉल हो जाएगी। तो बॉन्ड फेस वैल्यू 15,000 की जगह हो सकता है बॉन्ड सिर्फ 8,000 रुपये पे ही ट्रेड हुए, ठीक है, हो सकता है ना भाई कम वैल्यू पे हम्टी आके 8,000 पे ले ले, ठीक है, इशू हो जाए तो यानी कि मार्केट प्राइस 8,000 हो जाएगी। तो इस केस में जब बॉन्ड कम पे होता है, यानी कि जब फेस वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्राइस, तो बोला जाता है कि डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे बॉन्ड ट्रेड किया गया है, डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है। अब ये बात हमें समझ आ गई, यहाँ पे हमें ये समझ आया, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं वेरी इजीली कि मार्केट में जब 10% बॉन्ड का रेट था, ठीक है, जैसे ही हमने देखा कि बॉन्ड की प्राइसेस चेंज हो रही है, जैसे ही हम लोगों ने देखा कि रिटर्न बढ़ रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ से ज़्यादा रिटर्न आना शुरू होना है बॉन्ड से, तो हर कोई चाहेगा कि यार बॉन्ड में ही पैसा लगाएंगे, हम लोग बॉन्ड में ही पैसा लगाएंगे, यानी कि डिमांड फॉर दी बॉन्ड्स बढ़ जाएगी, जिस वजह से प्राइस ऑफ दी बॉन्ड्स बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर कम हो जाता है तो क्या होगा कि बॉन्ड की डिमांड्स कम हो जाएगी और उसकी प्राइस भी कम होनी शुरू हो जाएगी और वो डिस्काउंट पे ट्रेड किया जाएगा। तो यानी कि हमें क्या समझ आया कि बॉन्ड का काफ़ी अच्छा रिलेशन है इंटरेस्ट रेट के साथ, कि इंटरेस्ट रेट में अगर चेंज आएगा तो बॉन्ड में भी चेंज आएगा, ठीक है, समझ आई बात। यानी कि जैसे कि इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहा है तो हमने क्या देखा कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा बॉन्ड की प्राइस में क्या चेंज आएगा, बॉन्ड की प्राइस कम हो जाएगी। कौन से इंटरेस्ट रेट की बात कर रही हूँ, ये मार्केट इंटरेस्ट रेट की बात कर रही हूँ, कि मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, मार्केट का इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट बॉन्ड का 10%, हमें पता है कि यार फिक्स ही रहेगा, हमने कहा ना गवर्नमेंट का तो बॉन्ड का फिक्स्ड रहेगा रिटर्न, कि गवर्नमेंट के बॉन्ड से हमें 10% फिक्स मिल रहा है, पर मार्केट का रिटर्न हमारा बढ़ गया, ये मैंने आपको गवर्नमेंट बॉन्ड के पर्सपेक्टिव से बताया था। हालांकि गवर्नमेंट का बॉन्ड फिक्स रहता है रिटर्न, ठीक है, इंटरेस्ट हमेशा फिक्स रहता है 10%, मार्केट का जो है इंटरेस्ट रेट वो चेंज होता है। मार्केट का इंटरेस्ट रेट 10% से, अगर मैंने बोला 10% से मार्केट का इंटरेस्ट रेट क्या हो जाए 15% हो जाएगा, तो लोग मार्केट में जाके ही पैसा लगाना शुरू कर देंगे और क्या होने लग जाएगा, डिमांड बॉन्ड्स की कम हो जाएगी और बॉन्ड्स की प्राइस भी फॉल होनी शुरू हो जाएगी। यही देखा हमने, यही केस देखा, जैसे ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ा, यानी कि 5% से यहाँ पे 10% हो गया, हमने क्या देखा कि प्राइस ऑफ दी बॉन्ड्स गिरनी शुरू हो गई, यानी कि बॉन्ड्स की प्राइस गिरनी शुरू हो गई। वहीं अगर हम कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट
मार्केट का कम हो गया तो लोग बॉन्ड ही खरीदेंगे और बॉन्ड की प्राइस, डिमांड बढ़ जाएगी तो बॉन्ड की प्राइस भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यील्ड क्या होता है? यील्ड अभी हमने देखा, यील्ड का फॉर्मूला हमने क्या देखा कि ऊपर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, रिटर्न डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। अब बॉन्ड पे रिटर्न हमें क्या मिलता है? बॉन्ड पे हमारा रिटर्न क्या होता है? इंटरेस्ट रेट ही तो मिलता है हमको। बॉन्ड पे जो पैसा मिल रहा है वो इंटरेस्ट रेट मिलता है। और इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं हम इसमें? जो भी हमारी बॉन्ड की प्राइस है, जो भी बॉन्ड की प्राइस है मार्केट में, ठीक है, जो पैसा लगा रहे हैं हम, हो सकता है 15,000 रुपये लगा रहे हो कोई, ठीक है, बॉन्ड पे, हो सकता है किसी के लिए बॉन्ड की वैल्यू 8,000 है, क्यों? क्योंकि डिस्काउंट पे ट्रेड हुआ है। तो ये होता है यील्ड का फॉर्मूला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न क्या है यहाँ पे? इंटरेस्ट रेट। इन्वेस्टमेंट क्या है यहाँ पे? प्राइस ऑफ द बॉन्ड। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि बॉन्ड की प्राइस गिर रही है, ये वाली प्राइस अगर गिर रही है तो यील्ड में क्या होगा? बढ़ेगा। समझ आ रही बात? क्योंकि डिनोमिनेटर जब कम होता है तो वैल्यू पूरी बढ़ जाती है। तो यानी कि बॉन्ड की प्राइस कम हो रही है तो यील्ड बढ़ रहा है, और इस केस में क्या होगा? बॉन्ड की प्राइस बढ़ रही है तो यील्ड कम होगा। ठीक है, समझ आ गया आपको ये सब? क्या समझ आया हमें कि इंटरेस्ट रेट जैसे ही मार्केट का बढ़ रहा है, मार्केट में 10% अगर रिटर्न मिल रहा था और अब 15% हो जाएगा तो बॉन्ड को, लोगों को अट्रैक्टिव कम लगेगा और बॉन्ड की डिमांड कम होने लग जाएगी, जिस वजह से बॉन्ड की प्राइस फॉल होनी शुरू हो जाएगी। बॉन्ड की प्राइस फॉल हो रही है तो यील्ड भी क्या हो रहा है? यील्ड क्या हो जाएगा? बॉन्ड की प्राइस फॉल होते ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय क्या हुआ? प्राइस ऑफ बॉन्ड। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू गिर रही है तो पूरा ये बढ़ जाता है। ठीक है, समझ आ गया बात? तो हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट एंड यील्ड, जो हमारा इंटरेस्ट रेट और ये यील्ड है, देख रहे हो पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो यील्ड भी बढ़ेगी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट और अगर बॉन्ड की प्राइस में देखें तो इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड की जो प्राइस है उसमें क्या है? इन्वर्स रिलेशन की। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड की प्राइस कम होनी शुरू हो जाएगी। तीसरा रिलेशन, बॉन्ड की प्राइस और यील्ड में क्या रिलेशन है? ये भी इन्वर्स रिलेशन है। क्या है? यील्ड में और बॉन्ड की प्राइस में भी इन्वर्स रिलेशन है। तो ये हमने यहाँ से कंक्लूड किया है। ठीक है, कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ जाता है तो बॉन्ड लेस अट्रैक्टिव हो जाता है, इसकी वजह से ही वो डिस्काउंट होते हैं, किस पे? डिस्काउंटेड रेट पे ट्रेड किए जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? तो यहाँ से हमें ये रिलेशन समझ आ गया। आई होप आपको इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड और यील्ड के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। ओके, क्लियर? सो ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्यास आईएएस के नंबर पे। व्यास आईएएस का नंबर अगर मैं बताऊँ तो आप नोट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो आप हमें इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द नंबर ऑफ व्यास आईएएस। सो थैंक यू सो मच।